Hello students. So we will continue with our budget chapter. तो कल हमने अपना चैप्टर छोड़ा था बजट डेफिसिट के ऊपर, डिफरेंट टाइप के बजट डेफिसिट. सो लेट्स रिवाइज. तो बजट जो हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि हम वर्टिकली बजट को दो भागों में डिवाइड करते हैं. एक गवर्नमेंट की रिसीट्स और दूसरा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर. तो कई बार रिसीट्स एक्सपेंडिचर के बराबर होती हैं, कई बार रिसीट्स एक्सपेंडिचर से कम रह जाती है और कई बार एक्सपेंडिचर रिसीट से कम रह जाता है. तो इस बेस पर बजट तीन टाइप के होते हैं. नंबर वन इज़ द बैलेंस्ड बजट. तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, संतुलित बजट. संतुलित मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रिसीट्स में इक्वालिटी रहती है. सो देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स. सो इन बैलेंस्ड बजट द बजट एक्सपेंडिचर is always equal to budget receipts. Okay, so that is the balanced budget. संतुलित बजट इसे कहते हैं. Second one is the surplus budget. Surplus budget means the government is having the surplus receipts over its expenditure. Means government expenditure is less than its receipts in the surplus budget. So here in this case the budget expenditure is less than budget receipts of the government. तो सरप्लस बजट यानी अतिरेक बजट, फायदे का बजट. तो फायदे का बजट किसे कहते हैं हम? एक ऐसा बजट जिसमें सरकार का बजट व्यय उसकी बजट प्राप्तियों से कम हो, यानी प्राप्तियां ज़्यादा हों, व्यय कम हो. तो गवर्नमेंट के पास सारा व्यय करके भी कुछ पैसा बच जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सरप्लस बजट, फायदे का बजट. थर्ड टाइप इज द डेफिसिट बजट. डेफिसिट मतलब घाटे का बजट. घाटा कब होगा? कि जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी आपकी जो इनकम है वो कम हो और खर्चे ज़्यादा हों. सो दैट इज कॉल्ड द बजट घाटा. सो हेयर द बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट्स. So in deficit budget, the government receipts falls short of its expenditure. So budget receipts are less than its expenditure. So in this case, the budget expenditure is more than budget receipts. So that budget is called the डेफिसिट बजट और घाटे का बजट या बजट घाटा इसे कहते हैं. सो हाउ वी कैलकुलेट द बजट घाटा? बजट घाटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वी विल सब्ट्रैक्ट बजट receipts from budget expenditure. Okay, let's see the types of budget deficit. So first one is the budgetary deficit, यानी बजट घाटा कितना है, यानी टोटल बजट. यहाँ पर हम टोटल बजट की बात कर रहे हैं. तो टोटल बजट का घाटा यानी टोटल बजट में टोटल कितनी गवर्नमेंट को प्राप्तियाँ होती हैं और गवर्नमेंट कितना खर्च करती है. तो घाटा कब होगा बजट में? सोचो. यस, घाटा तब होगा, अगेन वही कंसेप्ट, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी क्या हो? यस, यानी बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट्स. सेकेंड वन इज द रेवेन्यू डेफिसिट. ओके, सो बजट डेफिसिट का ये प्रकार है रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को डिफरेंट टाइप से नापती है. एक तो बजटरी डेफिसिट के नाम से नापती है, दूसरा उसको रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से नापती है. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब कि यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट में घाटा है. हमने हॉरिजॉन्टली बजट को दो भागों में डिवाइड किया. दो तरह के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं. सो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा? यस, कैन एनीबडी गैस? मैंने पहले ही बताया, इट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा. यानी राजस्व जो अकाउंट है उसमें दो प्रकार, दो चीज़ें आती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं उसके. एक एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडर, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, दो चीज़ें होती हैं. तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? यस, यू आर राइट, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और डेफिसिट के बारे में, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा इसे हिंदी में कहते हैं. राजकोषीय घाटा, बजट को राजकोषीय नीति भी कहते हैं. फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट
ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए ऋणों पर कितनी निर्भर करती है। सो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट हाउ मच the government rely upon the debts for its expenditure to meet its expenditure, how much the government has to take the debt from other countries. Okay, so ये हमेशा borrowings के बराबर होता है। fiscal deficit is always equal to the borrowings. Next is the primary deficit. इसको भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा आपको प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में आई विल डिस्कस विद यू। Now the types of deficit. Number one is a budgetary deficit. As I have told you, what is budgetary deficit? It is the excess of all estimated expenditure over all estimated receipts of the government. Anticipated means estimated. यानी जब गवर्नमेंट का एस्टिमेट, क्योंकि बजट में सारे एस्टिमेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द बजट एस्टिमेट्स, दे आर नॉट द रियल रियल एक्सपेंडिचर, रियल रिसीट्स, दे आर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड द प्लान्ड रिसीट्स। सो जब गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसकी प्लान्ड रिसीट से ज़्यादा हो तो इसे हम कहेंगे बजटरी डेफिसिट। यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स लेते हैं, रिमेंबर। सो हियर हाउ द बजटरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड? It is calculated by subtracting total receipts from total expenditure. Remember, total expenditure हमने पहले लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। So budget deficit is calculated total expenditure minus total receipts, यानी यह आप ऐसे भी कर सकते हो, budget expenditure minus budget receipt is the budgetary deficit. Okay, तो बजट में हम टोटल बजट लेते हैं। स्ट्रक्चर आप याद करो, स्ट्रक्चर में हम एक जगह रिसीट्स होती हैं, एक जगह एक्सपेंडिचर होते हैं। रिसीट्स दो प्रकार की होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली एक्सपेंडिचर इज आल्सो ऑफ टू टाइप, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम सबका टोटल ले लेते हैं। टोटल रेवेन्यू और रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का टोटल आ गया बजटरी रिसीट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल आ गया बजटरी एक्सपेंडिचर। तो हम बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसीट्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बजटरी डेफिसिट आ जाता है। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें हम बजट के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। सो हेयर वी टेक इट इनटू कंसीडर ओनली द रेवेन्यू अकाउंट, मींस हेयर वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। सो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? तो रेवेन्यू इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, यानी सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू रिसीट से जितने ज़्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू डेफिसिट। एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? कैन यू गेस? यस, थिंक अबाउट। हाँ, सही सोच रहे हो आप लोग कि इसमें हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का। सो वी कैन आल्सो से इट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and revenue receipts of the government. Okay, so that is revenue deficit. So its formula is, how the revenue deficit is calculated? Revenue expenditure minus revenue receipts. Is it clear? Next is fiscal deficit. Remember fiscal deficit, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो जनरली फिस्कल डेफिसिट से कैलकुलेट की जाती है। एंड रिमेंबर, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसको हम वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करते कि कितने रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, रुपए में नहीं कैलकुलेट करते। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है। ऑफ कोर्स रुपयों में कैलकुलेट करके फिर उसको जीडीपी का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इस फिस्कल डेफिसिट से क्या निकलता है? फिस्कल डेफिसिट से गवर्नमेंट का फिस्कल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अपने प्राप्तियों को और अपनी इनकम को और अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए सरकार कितनी एफिशिएंट है। सो इससे फिस्कल डेफिसिट का पता चलता है। सो ये हम कैसे करते हैं? फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? पहले, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का कितना ज़्यादा है, किससे कितना ज़्यादा है?
ओवर द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, यानी उसकी रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स से कितना ज़्यादा है उसका एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट मतलब टोटल रिसीट्स आ गई। अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को प्लस कर दें तो वो क्या आ जाती हैं, टोटल रिसीट्स या बजट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट एक्सपेंडिचर उसकी बजट रिसीट से कितना ज़्यादा है, तो ये तो कोई बात नहीं बनी, ये तो बजटरी डेफिसिट ही बन गया। लेकिन नहीं, इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं हम करते। क्या इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। देखो लास्ट में दो अक्षर लिखे हुए हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, यानी ऋण प्राप्तियों को छोड़कर। यानी सरकार को ऋणों, सरकार की ऋणों से भी प्राप्तियां होती हैं, कैपिटल प्राप्तियां इसे कहते हैं। दीज आर द कैपिटल रिसीट्स, बोरोविंग्स आर द कैपिटल रिसीट्स, दे आर एंटर्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो हम उनको छोड़ देते हैं और बाकी सब कैपिटल रिसीट्स ले लेते हैं और टोटल रेवेन्यू रिसीट से ले लेते हैं, और इन दोनों को जोड़कर किस में से माइनस कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है जितना उसका घाटा होता है वो उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। क्योंकि सरकार का अगर अगर हम अपने घर में बजट बनाएं तो हम पहले अपनी इनकम लिखते हैं, फिर हम उस इनकम को कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे ये लिखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट पहले प्लान बनाती है कि देश के विकास के लिए कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाना है, और फिर उस खर्चे के लिए उसे कहाँ कहाँ से कितनी इनकम प्राप्त हो सकती है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो पहले खर्चे, विकास के लिए कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, और उन खर्चों के लिए उसे इनकम कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो जनरली जब सरकार की इनकम कम पड़ जाती है, जैसे अगर हमारे घर के बजट में यदि हमारी इनकम कम कर पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, खर्चों को राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उनको हम काटने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ये खर्चा अभी नहीं करते, ये बाद में कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपने खर्चे प्लान किए हैं वो देश के विकास के लिए किए हैं। तो देश के विकास को हम स्टेक पर नहीं रख सकते, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं करती। तो तो फिर अगर गवर्नमेंट की प्राप्तियां कम रह जाती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, सो गवर्नमेंट उसको पूरा करने की कोशिश करती है। कैसे पूरा करती है, या तो लोगों से ऋण लेती है, लोगों से नहीं ऋण लेती तो दूसरे देशों से ऋण लेती है, दूसरे देशों से ऋण लेकर भी यदि उसे खर्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ऋण लेने की कोशिश करती है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, रिसेंटली जो ब्रिक्स बैंक है, तो इनसे ऋण लेने की कोशिश करती है। अगर इनसे ऋण लेने के बावजूद भी गवर्नमेंट के खर्चे कम पड़ने लगते हैं तो फिर गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। लोन कैसे लेती है, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन में पढ़ा था, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इसे कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको याद होगा। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट छापता है तो वो एक नए नोट क्यों छापता है, गवर्नमेंट के कहने से छापता है। क्यों गवर्नमेंट को क्यों कैसे अनुमान लगाती है कि कितने रुपए के नए नोट छापने हैं, कितनी वैल्यू के नए नोट छापने हैं। तो गवर्नमेंट देखती है कि मेरे को सारे अपने सोर्सेस से जितने भी आय प्राप्त हो रही है वो मेरे खर्चों से अभी भी कितनी कम रह रही है। तो जितनी कम रह रही है, जब गवर्नमेंट हेल्पलेस हो जाती है, उसे कोई और सोर्स अपने इनकम का नज़र नहीं आता, तो जितना वो डेफिसिट रह जाता है उसके खर्चों को करने के लिए गवर्नमेंट आदेश देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि उतने वैल्यू के आप नए नोट छापिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतने वैल्यू के नए नोट छापता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के बदले उसको ऋण प्रदान करता है सरकार को। ठीक है ना, तो इसलिए इस प्रक्रिया को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं कि जो डेफिसिट अभी भी बचा हुआ है बजट में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस कर रहा है नए नोट छापकर। इज इट क्लियर। तो फिस्कल डेफिसिट, हम अब दोबारा से फिस्कल डेफिसिट पे आते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में बजटरी डेफिसिट ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या शामिल नहीं करते, बोरविंग्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, सो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरविंग्स। तो कैपिटल रिसीट्स में से बोरविंग निकालकर टोटल कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में ऐड करके
इन दोनों के सम को टोटल एक्सपेंडिचर में से यदि माइनस करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। सो इट्स फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में टोटल रेवेन्यू रिसीट्स प्लस, रिमेंबर इट इज इन ब्रैकेट, नॉन बोरोइंग कैपिटल रिसीट्स, यानी बोरोइंग को छोड़कर उसी कैपिटल रिसीट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। रिमेंबर, गवर्नमेंट का लास्ट में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को अपनी रिसीट्स के बराबर कर लेती है, तो गवर्नमेंट का लास्ट में जो घाटा है वो पूरा हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि वो अपना घाटा कैसे पूरा करती है, ऋण लेकर करती है, लोगों से ऋण लेती है, दूसरे देशों से ऋण लेती है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लेती है, लेकिन फिर भी यदि उसका घाटा पूरा ना हो रहा हो तो उस घाटे को पूरा किया जाता है नए नोट छाप कर। सो नेक्स्ट टाइम यदि आपके हाथों में नए नोट आए तो आप सोचें कि ये नए नोट किसके कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना घाटा, बजट घाटा पूरा नहीं कर पाई, उसने ये नए नोट ऋण लिए हैं। सो वो इंडिकेट करेगा कि गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया है। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट एक प्रकार का ऋण लेती है, तो गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्सपेंडिचर और अपने रिसीट्स को इक्वल कर लेती है। तो उन रिसीट्स में से गवर्नमेंट बोरविंग्स के ऊपर कितनी डिपेंड करती है, ये फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है। तो फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए बोरविंग्स पर कितना निर्भर करती है, इसलिए हमने बोरविंग्स को यहाँ से माइनस कर दिया। तो नेचुरली हमारे पास फिस्कल डेफिसिट कितना आएगा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू बोरविंग, ये याद रखना है ना। नीचे एक लाइन लिख लेनी है कि जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार की ऋण प्राप्तियों के बराबर होता है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू द बोरविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये आप लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप का डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट। ना द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, इलेक्शन के बाद अगर लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं होते, दे कीप ऑन चेंजिंग द गवर्नमेंट। सो जो फिस्कल डेफिसिट है, इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट शोज the fiscal discipline of the government, but sometime the fiscal deficit is high, and the people, they criticize the government that it cannot manage its expenditure and its receipts. So sometimes the government plea that this this deficit is due to the borrowings taken by the previous government, because they plea that they have borrowed money also to pay the interest on the loans taken by the previous governments। तो कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनका फिस्कल डेफिसिट हाई है, लेकिन गवर्नमेंट की हमेशा ये प्ली रहती है कि उन्होंने ये ऋण बोरविंग्स क्यों ली हैं, बोरविंग्स के ऊपर गवर्नमेंट डिपेंड क्यों है, ये इसलिए डिपेंड है क्योंकि उसने ये जो बोरविंग्स ली हैं इसका बहुत बड़ा भाग इसलिए लिया है क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने जो ऋण लिए हुए थे उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए। रिमेंबर, लगभग 1 अरब करोड़ रुपए से ज़्यादा का हम हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं, लगभग 1 अरब करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट जो हमने दूसरे देशों से लिया है। तो इकोनॉमिस्ट ने एक नया कंसेप्ट निकाल लिया डेफिसिट नापने का, उसमें से उन्होंने क्या माइनस कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दी, टोटल एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी माइनस कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो डेफिसिट आया वो कौन सा आया कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है। ठीक है, यानी हमने फिस्कल डेफिसिट लिया और फिस्कल डेफिसिट में क्या कर रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे थे और टोटल रिसीट में से बोरविंग माइनस कर रहे थे। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करेंगे और टोटल रिसीट में से बोरविंग माइनस कर देंगे। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यानी फ़र्क दोनों में क्या आया, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में, तो फ़र्क ये आया कि हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस की। ठीक है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं हम और टोटल रिसीट्स में से बोरोविंग्स माइनस करते हैं। दैट इज़ द
primary deficit. So primary deficit, we can say it is the difference between the fiscal deficit and the interest payment. How is it calculated? It is calculated with fiscal deficit minus interest payment, or we can say it is also equal to uh, total expenditure except या excluding interest payment minus total receipts excluding borrowings. ओके, दोबारा बोल रहा हूं, प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सक्लूडिंग लिख लो क्योंकि माइनस दो बार दोबारा आएगा. सो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं शामिल करते और टोटल रिसीट में बोरोविंग नहीं शामिल करते. तो जब इन दोनों वैल्यूज का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. सो बजट डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट. रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. फिजिकल डेफिसिट इज total budget expenditure minus total budget receipts excluding borrowings. Okay, fiscal deficit is total expenditure minus revenue receipts plus non debt capital receipts. So again इसको दो बार अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. You can see primary deficit is fiscal deficit minus interest payments. Now implications of revenue deficit. रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या दर्शाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसका क्या महत्व है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है. सो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप अनकवर्ड गैप्स बाय ड्रॉइंग अपॉन कैपिटल रिसीट थ्रू सेल ऑफ इट्स असेट्स. तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये क्या शो करता है? ये डिस सेविंग को शो करता है, क्योंकि जो रेवेन्यू अकाउंट में घाटा होता है उसे सरकार कैपिटल अकाउंट से पूरा करने की कोशिश करती है. रिमेंबर, दोबारा से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में जो घाटा होता है यानी रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है उसे गवर्नमेंट कहां से पूरा करने की कोशिश करती है? कैपिटल अकाउंट से. और किस प्रकार से पूरा करने की कोशिश करती है? कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनमें डिस इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है ना, यानी जो कैपिटल या कैपिटल अकाउंट्स की जो सेविंग्स हैं उनका इस्तेमाल रेवेन्यू अकाउंट का घाटा पूरा करने के लिए किया जाता है. यानी कैपिटल अकाउंट जो सरप्लस में है, हमेशा कैपिटल अकाउंट सरप्लस, क्योंकि उसका रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा रहता है गवर्नमेंट का, तो उसे कहाँ से पूरा किया जाता है? कैपिटल अकाउंट से. तो कैपिटल अकाउंट नेचुरली सरप्लस में रहता है, तो कैपिटल अकाउंट्स की जो सेविंग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए. ओके, तो ये शो करता है डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट्स, यानी गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स का उपयोग कर रही है यहाँ पर. सो डिस सेविंग कहलाएगा, यानी सेव नहीं कर रही, सेविंग्स का उपयोग करना यानी डिस सेविंग. ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक द अनकवर्ड गैप्स बाय ड्रॉइंग अपॉन कैपिटल रिसीट्स थ्रू सेल ऑफ इट्स शेयर. तो गवर्नमेंट इस गैप को कवर करने की कोशिश करती है अपने असेट्स को बेचकर, यानी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए. तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की जाती है या तो कैपिटल अकाउंट्स की सेविंग का इस्तेमाल करके या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके इसको पूरा करने की कोशिश की जाती है. तो इससे क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ असेट्स. तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पर, तो इसलिए गवर्नमेंट के एसेट्स में कमी आती है. सेकंड थिंग इज इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता है, खर्च ज़्यादा रही है गवर्नमेंट. तो जब खर्चा ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा हो, यानी इकोनॉमी में उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ना हो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. लेकिन अगर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं है तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में पैदा हो जाती है.
देन इज लार्ज बोरोविंग्स टू मीट द रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर कैपिटल अकाउंट से भी पूरा ना हो रहा हो तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ता है। एंड दिस विल इंक्रीज द डेट बर्डन विच लीड्स टू लार्जर एंड लार्जर रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसके कारण क्या होता है, सरकार के ऊपर ऋणों का बोझ बढ़ता रहता है। अब ऋण हम लेना आसान है लेकिन उसको उतारने के लिए उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है। तो ब्याज जो एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो इसके कारण आने वाले सालों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। नाउ कम टू द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया, फिस्कल डेफिसिट जस्ट इंडिकेट कि गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए बोरोविंग्स के ऊपर कितनी निर्भर करती है। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द बोरोविंग्स। सो इट इज़ द बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि कंट्री की बोरोविंग रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी गवर्नमेंट, हाउ मच द गवर्नमेंट इज रिलाई अपॉन द बोरोविंग्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए बोरोविंग्स के ऊपर कितनी निर्भर करती है, ये इंडिकेट करता है फिस्कल डेफिसिट। इट लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वेस्टफुल और कई बार अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करती है, लाइक डिफेंस पर एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज पर एक्सपेंडिचर। तो इसी तरह से मान लो लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री में मेडिकल सुविधाएं देना, लाइक अभी आपने देखा होगा फ्री में गैस सिलेंडर देना। तो जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी ये सुविधाएं सरकार प्रदान करती है। किसानों को, सभी किसानों को और छोटे दुकानदारों को 6,000 रुपये साल के देना। तो कई बार ये एक्सपेंडिचर वेस्टफुल होते हैं क्योंकि ये जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको वहाँ तक इसका फ़ायदा नहीं पहुँचता है, दूसरे व्यक्ति ही इसका फ़ायदा ले जाते हैं। तो कई बार जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ावा देता है, क्योंकि सरकार इस डेफिसिट को पूरा कर लेती है लोन लेकर। तो जब सरकार के पास लोन लेके पैसा आ गया तो वो कहती है भाई ये खर्चा कर लेंगे, लोगों को खुश कर देंगे ऐसी सुविधाएं देकर, और पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेके ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ाती है। जिस प्रकार से कुछ गवर्नमेंट्स ने लैपटॉप वितरित किए, कुछ गवर्नमेंट्स ने साइकिलें वितरित की, ठीक है। सो ज़रूरत नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट्स ने वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा किया। तो कई बार फिस्कल डेफिसिट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेज द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी। तो विदेशों का हस्तक्षेप कई बार इकोनॉमी में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमने लोन लेना है किसी एजेंसी से, किसी सरकार से। जब भी कोई एजेंसी या सरकार लोन देती है तो वो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। नेचुरली वो लोन देने के लिए अपना बेनिफिट सोचेगी। रिमेंबर जब हमने 1991 में लोन लिया था आईएमएफ से, तो उसकी शर्त थी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करोगे, आप अपनी इकोनॉमी को खोलोगे। क्यों, क्योंकि आईएमएफ में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और मल्टीनेशनल कंपनीज दे जनरली बिलोंग्स टू अमेरिका। सो वो इंडिया में आना चाहती है लेकिन इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन इसके लिए लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस शर्त पे लोन देंगे कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। तो हमें लोन की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी। तो हम अपने मुताबिक नहीं चले, हम आईएमएफ के मुताबिक चले। तो इसके तो कई बार लोन लेने के कारण या फिस्कल डेफिसिट के कारण इकॉनमी में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। देन इट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। किस प्रकार से, क्योंकि लोन आपने लिया तो कल तो लोन उतार नहीं दोगे, या एक साल बाद तो लोन उतरेगा नहीं। लोन रीपेमेंट जो पीरियड होता है वो 30, 40, 50 सालों का भी हो सकता है। तो एक जनरेशन ने लोन लिया, उसको उतारने का काम कौन करेगा, अगली जनरेशन करेगी। तो अगली जनरेशन अपनी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च कर सकती थी, वो पैसा उसे उस लोन को उतारने के लिए खर्च करना पड़ रहा है जो उसकी पिछली जनरेशन ने लिया है। तो नेचुरली उनकी डेवलपमेंट पर इसका फर्क पड़ता है। देन इज डेट ट्रैप, ऋणों का जाल। ऋणों का जाल क्या होता है कि जब पिछले ऋण उतारने के लिए आपको नए ऋण लेने पड़े।
इज इट क्लियर? यानी आप ऋणों के जाल में फंस जाते हो, ऋणों से नहीं निकल पाते हो। तो यदि फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ता रहे, लगातार इंक्रीज होता रहे, तो गवर्नमेंट को हर साल ज़्यादा ऋण लेने पड़ेंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी ऋण लेते लेते कि पिछले लोन उतारने के लिए भी सरकार को लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस सिचुएशन को डेट ट्रैप कहा कहते हैं। तो अगर फिजिकल डेफिसिट कंटिन्यू रहता है और इट रिमेन हाई every year, so there a situation come when the economy will be in the debt trap. Means in order to repay back of previous loans, government has to take the new loans. Means the burden of loans has increased that much that in order to pay back its previous loans, government has to take the new loans. Government seek for the new loans in order to pay back its previous loans. Is it clear? So situation of debt trap may occur. Please explain all these points. इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? ये एक्सप्लेनेशन में आते हैं, कृपया एक एक लाइन में मत लिखें। लाइक फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बढ़ जाएगी बोरोइंग रिक्वायरमेंट, सेकंड की हेडिंग बढ़ जाएगी वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, थर्ड पॉइंट की हेडिंग बनेगी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, फोर्थ पॉइंट की हेडिंग बनेगी डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग बनेगी डेट ट्रैप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बजट चैप्टर। जो प्राइमरी डेफिसिट की इम्प्लीकेशन है वो भी फिजिकल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन जैसी ही हैं, ठीक है? सो कॉमन इम्प्लीकेशंस हैं इनकी। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या यहाँ यूट्यूब में भी आप मेरे को कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली श्योरली रिप्लाई योर क्वेरीज। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।